Hello everyone, good afternoon and welcome to today's class. तो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल आज हम पढ़ेंगे, बट आपने रिवाइज किया उसे? पढ़ के आए आप लोग? डेटा लिंक लेयर पे मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए। गुड आफ्टरनून महेश। ओके, सो बेसिकली जो आपका टीसीपी है, जैसे कल वी हैव स्टडीड दैट इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड है ना, और इसमें फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है। सो आज हम तीन चीजें देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी दैट कनेक्शन ओरिएंटेड वाला पार्ट, ये कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे है। Then next we will see flow control, and then next we will see error control. Flow control is very much similar to data link layer only. ठीक है, जैसे वहां पे था वैसे ही है यहाँ पे भी, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो आप अभी जैसे जैसे वी विल सी, आप देखना वहाँ पे कि पैकेज जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बेसिकली डिफरेंट। बाकी सारी चीजें वही हैं, बस सिर्फ जो आपका सेंडर टू रिसीवर जो चीजें ट्रैवल हो रही हैं, या रिसीवर टू सेंडर जो चीजें ट्रैवल हो रही हैं, वो डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दिस टीसीपी जो है आपका, वो है फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब कि एक ही टाइम पे हो सकता है कि दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों जो है अपने अपने मैसेज सेंड करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स सी कि क्या स्टार्ट करना है कहाँ से। सो इंट्रोडक्शन, टीसीपी सर्विसेज, टीसीपी फीचर्स, सेगमेंट, टीसीपी हेडर, ये सब हो चुका था। नाउ वी विल स्टार्ट विद टीसीपी कनेक्शन। ओके, सो आज की क्लास के बाद आपका जो मेन जो बचेगा, दैट इज टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। सो जो कंजेशन कंट्रोल है वो हम करेंगे मंडे को। एंड उससे पहले आई जस्ट वांट टू नो कि मैंने डीबीएमएस की एक पीडीएफ शेयर की थी आपसे ग्रुप पे, आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे उसके? देखिए वो पीडीएफ आप लोगों ने? देखिए, ओके महेश आपने देखी पीडीएफ? ओके, सो महेश ने, ओके। सो पूनम, क्वेश्चंस देखे आपने? इजी हैं, हो जाएंगे, या थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, या ट्राई नहीं किए क्वेश्चंस अभी? मैम मैंने डीबीएमएस नहीं पढ़ाया। अच्छा, ओके, सो मतलब आप पहले ओके ठीक है, सो आप पहले वीडियोस देख लो, फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो, राइट, क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। महेश आपने ट्राई किया, देखा क्वेश्चंस डीबीएमएस वाले जो मैंने सेंड किए थे ग्रुप पे? ओके, सो क्वेश्चंस ट्राई हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चंस आपके जो है वो बेसिकली प्रीवियस ईयर की हैं, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर जो आपका एनआईई एलआईटी पेपर होता है उसके हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं बेसिकली। सो और वो ऐसा कांसेप्ट है कि आप लोगों से, अगर आपने पढ़ा है ढंग से डीबीएमएस, तो आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, सो डू ट्राई दोस क्वेश्चंस। ऐसे जो भी पीडीएफ में शेयर करती हूँ उनके क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टीसीपी कनेक्शन। सो जैसे कि आपका जो टीसीपी जो है, दैट इज योर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि एक कनेक्शन को जनरेट किया जाएगा, राइट, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, एंड देन आपका जो है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, ये तो हमने कल भी पढ़ा था। तो लेट्स सी इन डिटेल। सो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। सो अ कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो है वो एस्टैब्लिश करता है एक वर्चुअल पाथ। कल वाली क्लास में अगर आपको ध्यान हो, तो मैं आपको बताया था कि एक वर्चुअल पाथ जनरेट किया जाता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। फिजिकल लिंक नहीं होता है, बट वर्चुअली एक पाथ जनरेट सा हो जाता है। सो ऑल द सेगमेंट्स जो भी, अगर सपोज एक सोर्स है यहाँ पे और ये आपका रिसीवर है, एंड ये एक पाथ है जो आपने जनरेट कर दिया, दिस इज द पाथ दैट यू हैव जनरेटेड, कि अगर रिसीवर तक पहुंचना है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो।
ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि जितने भी सेगमेंट्स हैं, सपोज ये एक मैसेज था आपका, कंप्लीट मैसेज था, इसको आपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया. सो ऑल दीज सेगमेंट्स व्हेन दे विल ट्रैवल independently, they all will follow this same route. ठीक है, ये सेम जो वर्चुअल पाथ है, सपोज दिस इज वन राउटर ओवर हियर, दिस इज वन राउटर ओवर हियर, सो ये सारे के सारे सेगमेंट्स, ऑल दीज 4 segments will travel over this same virtual path. So all the segments belong to a message are then sent over this virtual path. Using a single virtual pathway for the entire message facilitates the acknowledgement process as well as retransmission of damaged or lost string. अब since सब एक ही path को follow कर रहे हैं, in case बीच में कोई packet drop भी हो जाए, बीच में कोई segment lost हो जाए, so receiver को पता रहेगा कि okay मेरे पास वो packet नहीं आए हैं, so acknowledgement send करना बहुत ज़्यादा easy हो जाता है. ठीक है. If a segment is lost or corrupted, अगर कोई भी एक segment, suppose this one segment is lost, अगर वो कहीं खो गया है, so it will be retransmitted. आईपी के केस, आईपी जो है इस रिट्रांसमिशन, आईपी में रिट्रांसमिशन नहीं होता, आईपी इज अनअवेयर ऑफ दिस रिट्रांसमिशन. एंड अगर कोई भी सेगमेंट आउट ऑफ ऑर्डर आता है, कोई भी, मतलब अगर आपका ये 4 3 2 1 है और यहाँ पे वो रिसीव होते हुए हो गया 4 2 1 और फिर आया 3, सो टीसीपी जो है वो क्या करेगा, वो जैसे उसके पास एक बफर होगा, रिसीवर एंड पे बफर होता है, हर सेगमेंट को आपको पता है कि एक नंबर असाइन होता है, राइट. सो व्हाट विल हैपन इज, सपोज सबसे पहले आया 1, सो 1 को उसने यहाँ पे स्टोर कर लिया, अगर इफ दिस इज द ओनली ऑर्डर, सो 1 यहाँ स्टोर हो गया. उसके बाद सपोज आया 2, सो 2 यहाँ स्टोर हो गया. अब उसके बाद आया 4, बिकॉज 3 हो गया आपका ड्रॉप. सो व्हाट विल हैपन इज कि 3 की जो स्पेस है, 3 के लिए स्पेस वो छोड़ देगा, एंड देन ही विल स्टोर 4 ओवर हियर. एंड देन जब 3 आएगा, सो वो 3 को यहाँ जो उसकी स्पेस लेफ्ट है वहां पे प्लेस कर देगा, एंड फिर ये उसे वापस रिसीवर को सेंड करेगा. मतलब ये तो जो वर्क हो रहा है वो टीसीपी कर रहा है, राइट. जो रिसीवर के एंड पे जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो ये वर्क कर रहा है. जब वो सारे ऑर्डर में लगा देगा, सारे मैसेजेस को ऑर्डर में लगा देगा, उसके बाद वो रिसीवर को, उसके बाद वो एप्लीकेशन लेयर को मैसेज सेंड करेगा. Okay, so if a segment arrives out of order, TCP holds it until the missing segments arrive, but IP is unaware of this reordering. So IP को कुछ पता नहीं होता कि जो भी चीज होती है ये अपना जो आपका TCP है ये अपना करता रहता है, चाहे रिट्रांसमिशन हो, चाहे आउट ऑफ ऑर्डर के सेगमेंट्स हो, उन्हें ऑर्डर में अराइव कराना हो, कुछ भी हो. क्लियर है ये चीज? Okay, then next we have connection establishment. तो कल वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था that when you have to जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात आती है तो 3 स्टेप्स आते हैं, राइट. कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर और कनेक्शन टर्मिनेशन. सो फर्स्ट वी विल सी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की बेसिकली कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है क्या. सो TCP transmits data in a full duplex mode. When two TCPs in two machines are connected, they are able to send segments to each other simultaneously. Full duplex की category है ये कि this is the difference between yes. ठीक है. So TCP फुल ड्यूप्लेक्स है तो ये तो आपका है कि एक ही टाइम पे हो सकता है कि दोनों जो है वो मैसेज सेंड कर रहे हो, साइमल्टेनियसली सेंड कर रहे हो. सो दिस इंप्लाइज दैट ईच पार्टी must initialize communication and get approval from the other party before any data are transferred. क्योंकि हो सकता है कि वो पार्टी अवेलेबल ना हो जिसको आप मैसेज भेज रहे हो. So for establishing the connection, it is very necessary कि आप जो है एक मैसेज से एक दूसरे का अप्रूवल ले लो कि क्या सामने वाला is available for your message or not. ठीक है. So इसको हम बोलते हैं 3-way हैंडशेकिंग. जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में जो पूरा प्रोसेस है उसको 3-way हैंडशेकिंग बोलते हैं. सो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इन TCP इज कॉल्ड 3-way हैंडशेकिंग. व्हाई 3-way हैंडशेकिंग? बिकॉज़ उसमें 3 स्टेप्स हैं. 3 स्टेप्स हैं जिससे आप एक दूसरे को हेलो अगर भेज रहे हो तो वो अप्रूव्ड होगा कि सामने वाला भी हेलो बोल रहा है या नहीं. ओके, सो क्या है यहाँ पे एक एग्जांपल ये है टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है. यहाँ पे एक प्रोग्राम है क्लाइंट, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब एक डिवाइस है जिसको हमने बोला क्लाइंट. उससे कनेक्शन बनाना है एक अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम से जो है सर्वर, यूजिंग TCP एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये आपका एग्जांपल है. व्हाट दे आर सेइंग कि एक क्लाइंट है, उसे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है एक सर्वर के साथ और उसने जो प्रोटोकॉल यूज किया है ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो यूज किया है TCP. तो सबसे पहले एक चीज आती है पैसिव ओपन. ठीक है, अब
सर्वर है, ठीक है, सर्वर है, उसके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे प्रोसेस की वो एक्सेप्ट करना चाहता है रिक्वेस्ट की नहीं। सो सबसे पहली चीज जो है वो है पैसिव ओपन। दिस इज नॉट द स्टेप, ये स्टेप नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है, ठीक है, पैसिव ओपन क्या होता है, उसके बाद बताऊंगी कि व्हाट इज बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से। सबसे पहले क्या होगा कि प्रोसेस जो है वो सर्वर के एंड पे स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सर्वर क्या करता है, वो अपना जो टीसीपी है, जो उसका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, वो उसे ये बताता है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी कनेक्शन, मतलब मैं फ्री हूं, आप मुझे कोई भी कनेक्शन सेंड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ रिक्वेस्ट फॉर पैसिव ओपन, ठीक है। Although the server TCP is ready to accept any connection from any machine in the world, it cannot make the connection itself. मतलब क्या है इसका, कि जो सर्वर है आपका, जो सर्वर है, that is ready to accept the connections, मतलब किसी भी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो रेडी है, बट वो खुद से किसी डिवाइस के संग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग, पैसिव ओपन का मतलब क्या है, पैसिव ओपन एक रिक्वेस्ट है जो टीसीपी, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो वर्क कर रहा है, वो खुद को भेजता है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी कनेक्शन, सो इफ यू हैव एनी कनेक्शन फॉर मी प्लीज जस्ट अलाउ मी, बट वो खुद से किसी डिवाइस के संग कनेक्शन नहीं बनाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सो इस चीज को बोलते हैं पैसिव ओपन। क्लियर ये वाला पॉइंट। जब तक कि सर्वर पैसिव ओपन रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा तब तक कोई भी सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज सर्वर को ये बताना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दी कनेक्शन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो आपको जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बोल रहे हैं वो, उसमें दे आर सेइंग आपके पास एक क्लाइंट है, ठीक है, दिस इज योर क्लाइंट एंड दिस इज योर सर्वर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि सबसे पहला काम जो है, अगर क्लाइंट को सर्वर को कुछ भी भेजना है, सो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मतलब नॉट, ये 3 वे हैंडशेकिंग का पार्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस है कि स्टार्ट कैसे होता है। वो स्टार्ट होगा सर्वर के एंड पे। सर्वर का जो है सर्वर, वो अपने टीसीपी, जो उसका ट्रांसपोर्ट जो आपको उसका है प्रोटोकॉल, उसको वो इन्फॉर्म करता है कि ओपन रिक्वेस्ट भेज के, ठीक है, एक पैसिव ओपन रिक्वेस्ट भेजता है जो वो खुद के लिए ही होती है उसकी, ठीक है, इट इज फॉर हिमसेल्फ ओनली, वो अपने आप को ही भेजता है, अपने टीसीपी जो उसका प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसको बताता है कि आई एम फ्री। आप, अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए, और कोई क्लाइंट कह रहा है कि मुझसे उसे कम्युनिकेट करना है, सो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट कम्युनिकेशन, ठीक है। बट सिंस अब आप ये सोचोगे कि सर्वर तो ओपन है, मतलब वो फ्री है, तो वो खुद से भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। नो, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आ सकती है, दिस इज पॉसिबल, बट सबसे पहले ही सर्वर किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। सर्वर विल वेट फॉर अ क्लाइंट टू सेंड अ रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्लियर है। ना, फिर ये हो गया पैसिव ओपन। अब नेक्स्ट क्या है, द क्लाइंट प्रोग्राम इश्यूज अ रिक्वेस्ट फॉर एन एक्टिव ओपन। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो क्या पूछेगा, वो एक जिससे भी उसे कम्युनिकेट करना है, मे बी सर्वर है, जो भी है, उसको वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा एक्टिव ओपन की। एक्टिव ओपन का मतलब क्या है, अ क्लाइंट दैट विशेस टू कनेक्ट टू एन ओपन सर्वर tells its TCP that it needs to be connected to that particular server। मतलब कि ये जो टीसीपी है ये अपने आप को मैसेज भेजता है, जो सर्वर है वो अपने टीसीपी को बताता है कि मैं फ्री हूँ, कोई भी रिक्वेस्ट आए तो मुझे आप मेरे पास भेज देना, ये हो गया पैसिव ओपन। बट क्लाइंट जो है अपने ही टीसीपी को इन्फॉर्म करता है कि आई एम रेडी टू मेक अ कम्युनिकेशन विद दिस पर्टिकुलर सर्वर। सो ये हो गया एक्टिव ओपन, ठीक है। ये हो गया आपकी दो चीजें, पैसिव ओपन एंड एक्टिव ओपन। So TCP can now start the 3-way handshake process। अब आपका 3-way handshake process start होगा कैसे, ये डायग्राम से आप समझो। यहाँ पे कल आपको याद होगा टीसीपी हेडर में हमने कुछ फ्लैग्स पढ़े थे, यस, फ्लैग्स पढ़े थे जिसमें हमारे कुछ 6 फ्लैग्स थे। वन वाज अर्जेंट, वन वाज सिंक्रोनाइज, वन वाज एक्नॉलेजमेंट, वन वाज पुश, रीसेट, ये सारे फ्लैग्स थे आपके, ठीक है। सो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में आपके दो फ्लैग्स यूज होते हैं, एक है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग और एक है सिंक्रोनाइजिंग फ्लैग, ओके। सो व्हाट इज सिंक्रोनाइजिंग फ्लैग, सिंक्रोनाइजिंग फ्लैग क्या करता है बेसिकली, वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इट टेल्स अबाउट कि सिंक्रोनाइजेशन कब करना है, सिंक्रोनाइजेशन कैसे करना है। सो
अगर आप यहाँ देखो, सो यहाँ पे एक्टिव ओपन हो गया। एक्टिव ओपन का मतलब क्लाइंट ने अपने टीसीपी को बता दिया कि आई एम रेडी एंड आई वांट टू सेंड अ मैसेज टू दिस पर्टिकुलर सर्वर। सर्वर का भी पैसे ओपन हो गया कि मैं रेडी हूँ किसी भी मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए। अब सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, क्लाइंट ने एक सेगमेंट या एक पैकेट, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो भेजा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिन सेगमेंट। जो फर्स्ट आपका स्टेप होगा दैट इज अ बेसिकली सिन सेगमेंट बोलते हैं उसे। जो सेगमेंट सेंड होता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, फर्स्ट सेगमेंट जो सेंड होता है उसको बोलते हैं सिन सेगमेंट। सिन सेगमेंट मतलब कि उसमें जो सिंग फ्लैग है वो एक्टिवेटेड होगा। इसका मतलब क्या है, सिन फ्लैग का मतलब है कि आई वांट टू सिंक्रोनाइज विद यू, आई वांट टू सिंक्रोनाइज माय कम्युनिकेशन विद यू, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। सो नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सीक्वेंस नंबर है 8000, ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा सेंड नहीं हुआ है, एक रैंडम सीक्वेंस नंबर जनरेट करके सेंड किया गया। डेटा क्यों सेंड नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहे हैं, अभी तक हमने कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, अभी हमने कोई डेटा ट्रांसफर करना शुरू नहीं किया है। सो इसीलिए यहाँ पे आपका जो डेटा है वो कोई भी डेटा यहाँ पे सेंड, इट इज एन एम्प्टी सेगमेंट जस्ट टेलिंग कि आई वांट टू स्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन विद यू, आई वांट टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन विद यू। तो इसके लिए उसने एक रैंडम सीक्वेंस नंबर भेजा 8000, और जो अपना सिन फ्लैग था SYN, उसको उसने 1 करके एक्टिवेट करके भेज दिया। ये वाला फर्स्ट क्लियर है। ठीक है, सो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इफ यू सी हियर, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है दैट अ सिन सेगमेंट, आपका फर्स्ट सेगमेंट है, वो डेटा कैरी नहीं करता, लेकिन वो सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। सीक्वेंस नंबर कैसे, मतलब अगर आप यहाँ देखो, सो हमने एक रैंडम नया सीक्वेंस नंबर जनरेट किया है 8000, राइट, ये एक सीक्वेंस नंबर ही तो है, रैंडमली हमने लिया है। सो इसका मतलब यही है कि सिन जो है उसमें डेटा तो नहीं होता, बट सीक्वेंस नंबर वो कंज्यूम करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट हो गया आपका सिन सेगमेंट। अब सेकंड जो है आपका दैट इज सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब क्या है, अब जो सर्वर है वो पहले तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, वो एक ही सेगमेंट में दो चीजें भेज देता है। क्या, एक्नॉलेजमेंट भी भेज देता है कि मुझे तुम्हारा पैकेट मिल गया है, और वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक अपना सेम उसी सेगमेंट में एडिशन भी कर देता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन विद यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो, सो फर्स्ट पैकेट में सिन था, सीक्वेंस नंबर था 8000। सो पहले क्या होगा, अब सबसे पहले सर्वर क्या है, अपने इस सेगमेंट में सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट ऐड करेगा। सो एक्नॉलेजमेंट किसका ऐड करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट ऐड करेगा 8000 के बाद जो एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज 8001। उसके बाद सिन के लिए वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा सीक्वेंस नंबर। सो उसने एक रैंडम 15000 नंबर जो है सीक्वेंस नंबर वो ज्यूम किया, और वो उसने अपना एक पैकेट भेज दिया सिन प्लस ACK, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट इसे बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है? ओके, फिर आया आपका थर्ड आपका जाएगा पैकेट, वो जाता है एक्नॉलेजमेंट। ओके, एंड दैट इज गोइंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे क्लाइंट ने भेजा सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, सर्वर ने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया, फिर उसने अपना सिंक्रोनाइजेशन भेजा। अब क्लाइंट को भी इस सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा। सो नाउ इफ यू नोटिस, सीक्वेंस नंबर वही रहा 8000, ठीक है, सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं हुआ, बट एक्नॉलेजमेंट जो है वो 15000 सीक्वेंस था, तो इसका एक्नॉलेजमेंट हो गया 15001। और कौन सा फ्लैग एक्टिवेटेड है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट का। सो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट जनरेट हुए वो क्या है, सबसे पहला तो कि जो सिन सेगमेंट है वो डेटा कैरी नहीं करता, लेकिन वो सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है। एक सीक्वेंस नंबर वो कंज्यूम करता है, कैसे, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, बट हमने फिर भी इसे एक सीक्वेंस नंबर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, इस वाले सिन पैकेट में भी कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमने इसे भी एक सीक्वेंस नंबर दिया है। अब आप सोचोगे कि एक्नॉलेजमेंट का क्या केस है, क्या वो लेता है? सो इफ यू सी हियर, a sin plus ACK segment cannot carry data but does consume one sequence number. Why? Because of this sin. But
जो आपका ACK है, एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट जो होता है, वो अगर डेटा कैरी नहीं कर रहा, इफ कैरिंग नो डेटा कंज्यूम्स नो सीक्वेंस नंबर, इसीलिए आप देखो यहाँ पे हमने कोई नया सीक्वेंस नंबर नहीं दिया इसे, जो यहाँ सिन पैकेट में सीक्वेंस नंबर हुआ था वही यहाँ पे यूज हुआ है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिन है वो सीक्वेंस नंबर तो कैरी करता है, वो कंज्यूम करता है सीक्वेंस नंबर को। सिन प्लस ACK जो है वो भी सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करता है, वन सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम करेगा। बट अगर एक्नॉलेजमेंट पैकेट में कोई डेटा नहीं है तो वो कोई सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम नहीं करेगा। सो दिस इज 3-वे हैंडशेकिंग। इसमें कोई डाउट? 3-वे हैंडशेकिंग क्लियर हुआ? ओके, तो ये हो गया आपका 3-वे हैंडशेकिंग। इसमें आपने यूज किया सिंक्रोनाइजेशन का। अब इसके बाद क्या है आपका, आया डेटा ट्रांसफर। अब हमने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, दोनों सर्वर और क्लाइंट ने अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। अब नाउ वी स्टार्ट विद डेटा ट्रांसफर। So after the connection established, bi-directional data transfer takes place. Obviously, full duplex है तो bi-directional data transfer हो सकता है. Client and server can both send the data and acknowledgements. So अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया उन्होंने, क्या लिया है कि क्लाइंट को, सर्वर को 2000 बाइट्स ऑफ डेटा सेंड करना है 2 सेगमेंट्स में। मतलब हम वो फर्स्ट सेगमेंट भेजेगा, फर्स्ट सेगमेंट में वो भेजेगा 1000 बाइट्स ऑफ डेटा, फिर वो सेकंड सेगमेंट भेजेगा और सेकंड सेगमेंट में वो भेजेगा 1000 बाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये बोल रहे कि क्लाइंट सेंड्स 2000 बाइट्स ऑफ डेटा इन 2 सेगमेंट्स। फिर सर्वर जो है वो भेजता है 2000 बाइट्स ऑफ डेटा बट इन 1 सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट जो है वो एक और सेगमेंट भेजता है। अगर यहाँ पे आप एग्जाम यहाँ देखो, सो ये इट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे ना डेटा ट्रांसफर में पुश फ्लैग यूज हुआ है। ओके, सो पुश बिट का यूज हुआ है। अब क्या है पुश बिट, पहले वो देख लेते हैं पुश बिट है क्या। ये चलो पहले एग्जांपल समझा दी हूँ, फिर देखते हैं पुश बिट का। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइंट ने सबसे पहले क्या भेजा, 1000 बाइट का डेटा भेजा और यहाँ पे 1000, तो इसमें 1000 बाइट्स का डेटा है और इसमें 1000 बाइट्स का डेटा है। और अब एक सीक्वेंस नंबर जनरेट हुआ 8001। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है डेटा जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया उसके बाद। सो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट में जो सीक्वेंस नंबर था वो था 8000, इसीलिए अब सीक्वेंस नंबर जो हो गया वो हो गया 8001। ठीक है, सो यहाँ पे सीक्वेंस गया 8001 और एक्नॉलेजमेंट गया 15001। क्यों 15001 का एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इफ यू सी हियर, यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट आया था, अब यहाँ पे 15001 ही आया था एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि आई एम एक्सपेक्टिंग अब आप मुझे 15001 वाला डेटा भेजो। ठीक है, सो नाउ इफ यू सी, सीक्वेंस नंबर 8001 है, एक्नॉलेजमेंट 15001 है, ए और पी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग और पुश फ्लैग दोनों ऑन है और डेटा सेंड हो रहा है 1000 बाइट्स का, 8001 से 9000। सो अब व्हाट इज दिस पुश फ्लैग, बेसिकली पुश बिट क्या होती है, पुश बिट PSH इसको हम बोलते हैं पुश। ठीक है, so push bit is used to push the entire buffer immediately to the receiving application। मतलब कि अगर सेंडर ने कुछ भी, if this is your sender, this is your receiver, सेंडर ने कुछ भी भेजा है रिसीवर को, so अगर ये पुश बिट 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा सेंड हुआ है, जो भी डेटा आया है इस सेगमेंट में, उस डेटा को तुरंत जो TCP प्रोटोकॉल है वो रिसीवर को भेज दे, बफर में ना रखकर वो तुरंत इमीडिएटली जो रिसीवर है उसको सेंड कर दे। दिस इज व्हाट इज पुश इज यूज्ड फॉर, इमीडिएटली पुश करना, मतलब कि जैसे रिसीवर ने डेटा रिसीव किया, जैसे रिसीवर के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वो TCP प्रोटोकॉल ने जो अपना जो डेटा रिसीव किया, जैसे ही वो तुरंत जो है उस डेटा को रिसीवर को भेज दे, बफर में स्टोर ना करे। ठीक है, सो व्हेन पुश बिट इज सेट टू 1, all the segments in the buffer are immediately pushed to the receiving application. No wait is done for filling the entire buffer. ठीक है, यहाँ पे एक बफर होगा, सेंटर बफर, एक हर डिवाइस के पास एक बफर होता है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि जैसे ही पुश बिट अगर आप 1 करो, सो जो भी सेगमेंट में डेटा है वो तुरंत की तुरंत कहाँ चला जाए, वो तुरंत की तुरंत बफर में स्टोर ना होकर रिसीवर के पास चला जाए। दिस मेक्स द एंटायर बफर टू फ्री अप इमीडिएटली।
So the data segments sent by the client have the push flag set so that server TCP knows to deliver the data to the server process as soon as they are received. तो यही पे इसीलिए हमने यहाँ पे push bit का यूज किया है कि जो ये 1000 डेटा बाइट्स आए हैं, ये जैसे ही सर्वर पे पहुंचे तुरंत के तुरंत उसे सर्वर तक, मतलब जो टीसीपी सर्वर पे पहुंचे वो तुरंत उसे एप्लीकेशन लेयर पे ट्रांसफर कर दे, अपने बफर में ना रखे. सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग पुश फ्लैग. क्लियर है? पुश फ्लैग का मतलब क्लियर है? तो यहाँ पे डेटा सेंड हुआ, ये हो गए 1000 बाइट्स, और फिर उसने नेक्स्ट उसने भेजा सीक्वेंस नंबर 9001. सीक्वेंस 9001 क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट डेटा बाइट है वो 9001 है. तो दिस इज व्हाई द सीक्वेंस इज 9001. और एक्नॉलेजमेंट आया वही 15001 का, क्योंकि यहाँ सर्वर से अभी कुछ रिसीव नहीं हुआ है. दोनों ए और पी फ्लैग्स ऑन है और डेटा हो गया अगेन 1000 बाइट्स का. तो टोटल 2000 बाइट्स जो है वो ट्रैवल हो गई फ्रॉम द क्लाइंट साइड. फिर सेकंड क्या बताया था आपको कि रिसीवर जो है वो भी, जो सर्वर है सॉरी, वो भी अपना दोबारा 2000 बाइट्स का डेटा भेजेगा. सो सीक्वेंस नंबर हो गया 15001, एक्नॉलेजमेंट हो गया 10,001, मतलब कि 10,000 तक का डेटा उसे मिल चुका है. नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग, अब जो मतलब मुझे एक्नॉलेजमेंट बेसिकली क्या है कि आपका जो इससे प्रीवियस डेटा आपने जितना ही भेजा है वो मुझे मिल चुका है. एक्नॉलेजमेंट हो गया 10,001 का. सिर्फ ए वाला फ्लैग ऑन है, इसने पुश बिट ऑन नहीं करी है. ठीक है. एंड देन डेटा बाइट्स हो गए 2000 बाइट के. अब यहाँ से जो क्लाइंट भेज रहा है, क्लाइंट इज सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट कि मुझे आपका 17,000 तक का जो डेटा है वो मिल चुका है और इसमें कोई डेटा नहीं है. क्या इस वाले उसमें कोई डेटा नहीं है? नो डेटा इज हियर. ठीक है. सो अब यहाँ देखो अगर, सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली पुश बिट. सो एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेंडिंग साइड कैन रिक्वेस्ट अ पुश ऑपरेशन. जो आपका सेंडर था, आपको ध्यान होगा कि सेंडर ने ही पुश बिट को ऑन किया है. This means that the sending TCP must not wait for the window to be filled. It must create a segment and send it immediately. The sending TCP must also set the push bit to let the receiving TCP know that the segment includes data that must be delivered to the receiving application program as soon as possible and not to wait for more data to come. वही बेसिक मीनिंग है. ठीक है. सो ये हो गया आपका डेटा ट्रांसफर. तो ये ध्यान रखना आप कि जब आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो, कनेक्शन जब आप स्टैब्लिश करोगे उसमें आपका सिन और एक्नॉलेजमेंट का यूज होगा. जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे तो उसमें आप पुश और एक्नॉलेजमेंट का यूज करोगे. और जब आप कनेक्शन टर्मिनेट करोगे तो उसमें जो आप यूज करोगे वो आता है फिन फ्लैग. फिन फ्लैग का मतलब होता है फिनिश. सो कनेक्शन टर्मिनेशन में हम फिन फ्लैग का यूज करते हैं. So connection termination is similar to connection establishment only, कि any of the two parties involved in exchanging data, चाहे वो client हो या server हो, and close the connection, although it is usually initiated by the client. Most implementations today allow two options for connection termination. या तो 3-way handshaking होती है या फिर 4-way handshaking with the half close option. अब ये क्या है? So पहले हम यहाँ देखते हैं. ये है आपका 3-way handshaking. Okay, this is your 3-way handshaking जिसमें हम क्लोज कर रहे हैं अपना कनेक्शन. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्टिव क्लोज हुआ, मतलब क्लाइंट ने बताया अपने टीसीपी को कि मुझे क्लोज करना है कनेक्शन को. सो व्हाट विल हैपन इज, एक सीक्वेंस नंबर है x. ठीक है. सीक्वेंस नंबर x है, एक्नॉलेजमेंट नंबर y है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिन फ्लैग एक्टिवेट हुआ, फिन वाला फ्लैग एक्टिवेट हुआ FIN, और ये सेंड हो गया सर्वर को. सो बेसिकली क्लाइंट बोल रहा है कि अब आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस कनेक्शन. मैंने जो डेटा भेजा था, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू दैट डेटा, नाउ आई वांट टू क्लोज इट. सो अब क्या हुआ, यहाँ से सीक्वेंस नंबर y एक जनरेट हुआ. ठीक है. और एक्नॉलेजमेंट आया x+1 और फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, दोनों के दोनों फ्लैग्स एक्टिवेट हो गए कि मतलब ठीक है, आई ऑल्सो वांट टू क्लोज दिस कनेक्शन बट प्लीज डू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट टू मी. ठीक है. तो यहाँ पे अब सीक्वेंस क्या करेगा, देखो सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं हुआ है, क्लाइंट का सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे भी x था और यहाँ पे भी x ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट का है, यहाँ पे डेटा नहीं सेंड हो रहा है. एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट जाता है तो कोई भी सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं किया जाएगा. एक्नॉलेजमेंट हो गया y+1 कि मतलब मुझे ये मिल चुका है आपका पैकेट, और यहाँ से उसने भेज दिया है सर्वर को. सो दिस इज योर 3-way हैंडशेकिंग की टर्मिनेट कर रहे हो आप. तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, जो फिन सेगमेंट है
Fin segment consumes one sequence number if it does not carry data. Similar to sin, सिंक्रोनाइजेशन में भी क्या हो रहा था कि एक आप जो सीक्वेंस नंबर कंज्यूम कर रहे थे, भले आपके पास कोई डेटा नहीं था सेंड करने के लिए, और यहाँ पे जो फिन प्लस एक्ट सेगमेंट है, एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, वो भी एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है. सिमिलर है पूरा, जैसे सिन काम कर रहा था वैसे ही फिन का काम है कि अगर सिन यहाँ पे भी एक, जब सिन था तो वो एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम कर रहा था, जब सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट था तो भी वो एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम कर रहा था. जो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट होता है वहां पे कोई सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं होता है. ये क्लियर है? ओके. इस कि अब ये हाफ क्लोज वाला सीन है. ठीक है, तो अगर टीसीपी में कोई एक एंड, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, कोई भी एक एंड जो है वो डेटा भेजना स्टॉप कर दे, और लेकिन रिसीव करना उसका मतलब इज ओपन, मतलब कि हाफ क्लोज का मतलब कि सेंडिंग तो उसने बंद कर दी, अब वो सेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो रिसीविंग, मतलब रिसीविंग जो पार्ट है उसका वो ऑन है, कि इज सेंडिंग ऑल्सो एंड रिसीव दोनों कर रहा था, तो वो तुम्हारा नॉर्मल ऑपरेशन था. बट अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है बट सेंड नहीं कर रहा है, दैट इज योर हाफ क्लोज. तो वो आपका ये है. यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइंट ने भेजा कि आई वांट टू फिनिश दिस कम्युनिकेशन, सर्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजा है. ठीक है, सर्वर ने, देखो यहाँ पे फिन फ्लैग एक्टिवेट नहीं किया है, सो अब सर्वर के एंड से अभी भी डेटा सेगमेंट सेंड हो रहे हैं, और क्लाइंट जो है वो खुद से डेटा नहीं भेज रहा, बट वो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है कि ठीक है, मैं मुझे तुम्हारे पैकेट्स मिल रहे हैं. अब कुछ टाइम बाद जब पैसिव क्लोज का मतलब कि टीसीपी, जो सर्वर है अपने टीसीपी को बताएगा कि नाउ आई वांट टू क्लोज दिस कनेक्शन, सो अब उसके बाद व्हाट विल हैपन इज, सर्वर है वो फिर फिन सेगमेंट भेजेगा कि नाउ आई वांट टू क्लोज दिस कनेक्शन, क्लाइंट जो है वहां से फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. सो अगर हाफ क्लोज हो जाता है तो जो भी पार्टी हाफ क्लोज कर रही है सिर्फ और सिर्फ फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ही भेज सकती है. ठीक है, वो कोई भी और डेटा सेगमेंट नहीं भेजेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ओके मुझे तुम्हारे पैकेट्स मिल रहे हैं. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिन था, जब थ्री वे हैंड चेकिंग था तो यहाँ पे फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट था, बट अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आया है. सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैसेज उसने इसने ये डिसाइड किया सर्वर ने कि आई वांट टू नाउ स्टॉप दिस कम्युनिकेशन, टर्मिनेट दिस कम्युनिकेशन, उसने सिर्फ और सिर्फ फिन भेजा, और फिर वहां से क्लाइंट साइड से सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ही आया. So this is your half close option. Four way hand checking with half close. इससे क्वेश्चंस आपके पता नहीं कितने डिटेल में आएंगे कि नहीं आएंगे, बट स्टिल आपका सिलेबस में है तो यू शुड नो क्या है ये चीज. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, कि आपका जो कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे हो रहा है, डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, और आपका टर्मिनेट कैसे हो रहा है. सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कनेक्शन जब स्टैब्लिश हो रहा है तो हमारे जो दो फ्लैग्स यूज होंगे वो होगा सिन और एक्नॉलेजमेंट. फिर जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो जो फ्लैग्स यूज होंगे वो होगा पुश एंड एक्नॉलेजमेंट. और जब डेटा कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, जब टर्मिनेट होगा तो जो हमारे फ्लैग्स यूज होंगे वो होगा फिन, फिनिश एंड एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, सो ये बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड की चीज है कि ये आपके तीन, आपके ध्यान में रखना आपको, जब कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो आपके ये चीजें फ्लैग्स जो हैं इस पर्पस के संग यूज होंगे. देन नेक्स्ट इज, ये कुछ आपकी स्टेट्स हैं टीसीपी की, कि अगर मान लो अगर टीसीपी की स्टेट है क्लोज, तो इसका मतलब कि कनेक्शन क्लोज कनेक्शन है. लिसन का मतलब है कि पैसिव ओपन रिसीव हो गई है, बट वो सर्वर है वो पैसिव ओपन, मतलब वो लिसन, मतलब वो सुन रहा है कि क्या कोई है जो मुझे अपना डेटा भेजना चाहता है. तो बेसिकली ये आपके कुछ स्टेट्स हैं जो आपको अगर पढ़ लोगे तो विच विल वेरी गुड. तो ये एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या स्टेज है, सिन सेंड सिन रिसीव्ड एस्टैब्लिश्ड फिन वेट टू, तो पढ़ लो इसे. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ.
MSL का मतलब होता है मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम। ठीक है, तो टाइम वेट का मतलब है कि जब सेकंड पिन रिसीव हुआ तो एक्नॉलेजमेंट सेंड हुआ, वो किस टाइम, किस अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा, दैट इज 2 MSL। मतलब कि जो सेगमेंट की लाइफ टाइम है वो टू या टू, आप अब वो मिली सेकेंड्स मान लो या सेकेंड्स मान लो, वो आपकी डिपेंड करते हैं कि आपने क्या यूज किया है, क्या यूनिट यूज की है। बट MSL मतलब मैक्सिमम सेगमेंट की लाइफ टाइम तक, जो भी मैक्सिमम सेगमेंट की लाइफ टाइम है उस तक वो वेट करेगा, टाइम आउट होने से पहले उतने टाइम तक वेट करेगा वो। इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स MSL, मतलब जो भी मैक्सिमम सेगमेंट की लाइफ टाइम है उसका 2 टाइम्स, उससे डबल वेट करता है वो। ठीक है, सो ये आपके बेसिकली स्टेट्स है कुछ जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि क्योंकि इससे एक क्वेश्चन है आपका जो यूजीसी में तो नहीं आता बट गेट में आता, तो उसमें आपका लिसन और ये सब सेगमेंट्स, ये सब स्टेट का यूज किया गया है। तो आइडिया होगा तो आप लगा सकते हो क्वेश्चंस को कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट आया फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में जो हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ी थी, तो उसमें हमने फ्लो कंट्रोल जो पढ़े थे, सो बेसिकली उसमें जो थे आपके थे गो बैक एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है, सिलेक्टिव रिपीट फ्लो कंट्रोल। उसमें जो सबसे कॉमन जो चीज हमने जो हमें कॉमन थी वो थी स्लाइडिंग विंडो। याद है स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट? उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर हमारे पास ये पैकेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो पहले विंडो अगर यहाँ पे है तो जब ये पैकेट ट्रांसमिट हो गया तो हमारी विंडो स्लाइड करके यहाँ आ गई, जब ये पैकेट ट्रांसफर हो गया तो ये हमारी विंडो स्लाइड होके यहाँ आ गई, फिर ये ट्रांसफर हुआ फिर यहाँ आ गई। मतलब बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग की विंडो जो है वो स्लाइड कर रही थी एज सून एज द पैकेट्स और द सेगमेंट्स वर बीइंग फ्रेम्स वर बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, सो टीसीपी में भी स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट ही यूज हुआ है, बट लेट्स जस्ट सी कि क्या है वहां पे। So flow control basically means that TCP will ensure that sender is not overwhelming a receiver by sending packets faster than it can consume. ऑब्वियसली फ्लो कंट्रोल क्यों लगाया था, जैसे कि जो फ्लो है, जो सेंटर रिसीवर के बीच जो डेटा फ्लो हो रहा है उस पर एक कंट्रोल लगाया जा सके, कि ऐसा ना हो कि रिसीवर जो है वो 1 मिनट में 5 पैकेट रिसीव कर सकता है, 5 सेगमेंट्स, बट सेंडर ने 1 मिनट में 100 पैकेट भेज दिए, ऑब्वियसली 95 पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, that is why flow control is applied on your TCP and your data link layer. The idea is that a node receiving data will send some kind of feedback to the node sending the data to let it know about its current condition. ठीक है, so यहाँ पे आप देखो अगर एप्लीकेशन है एक उसने टीसीपी, एक सेंड बफर होगा एक रिसीव बफर होगा, ठीक है, तो सेंड बफर में मैसेज आया और फिर वो सेंड बफर से गया टीसीपी के रिसीवर के बफर। तो दिस इज व्हाट बेसिकली इज योर फ्लो कंट्रोल, कि ये मैसेज सेंड हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, टीसीपी जो है वो अपना डेटा जो है वो सेंड बफर में स्टोर करता है, कि जितना डेटा उसे ट्रांसफर करना है वो अपने सेंड बफर में स्टोर कर लेगा, एंड डेटा इट रिसीव्स इन द रिसीवर बफर। तो यहाँ पे जब वो रिसीव कर लेगा सारा डेटा जो आ रहा है यहाँ से, वो उसको रिसीवर बफर में रिसीव कर लेगा, and when the application is ready it will then read the data from the receiver buffer. To control the amount of data that TCP can send, receiver will advertise its receiver window, that is the spare room in the receiver buffer. आपका जो रिसीवर बफर है ये आपका पूरा बफर है सपोज, ठीक है, इस बफर में ये पहले एम्प्टी थी, फिर जैसे ही डेटा आया व्हाट विल हैपन इज वो कुछ अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर कर लेगा अपने में। तो अब जो आपकी रिसीवर विंडो होगी वो बेसिकली क्या होगी, टोटल जो रिसीवर बफर है माइनस जो डेटा उसमें प्रेजेंट है, so that will be the value of your receiver window. चीज क्लियर हो गई, चीज यहाँ क्लियर हो गई। तो वो डेटा को रिसीवर बफर में स्टोर करता रहेगा जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी ना हो जाए रिसीव करने के लिए। तो जैसे ही वो रिसीवर उसे रिसीव करने के रेडी हो जाएगा फिर वो रीड करना शुरू करेगा डेटा को फ्रॉम द रिसीवर बफर। तब तक जितनी उसकी रिसीवर बफर की वैल्यू है, जितनी वो कैपेसिटी है, उतनी वो डेटा को स्टोर करता रहेगा। और रिसीवर विंडो को कैसे अपडेट करेगा, वो रिसीवर विंडो को अपडेट करता रहेगा जितना डेटा उसमें आ गया, तो टोटल उसका रिसीवर बफर है उसमें से वो उसे सब्ट्रैक्ट करता रहेगा, उसकी रिसीवर विंडो उसको मिलती रहेगी कि मेरी रिसीविंग विंडो कितनी है। और वो टाइम टू टाइम ये रिसीवर विंडो का साइज जो है वो अपना एडवर्टाइज करता रहेगा सेंडर को कि नाउ मेरी रिसीवर विंडो इतनी है, अब मेरी रिसीवर विंडो इतनी हो गई।
बात समझ में आई? सी, सेंडर और रिसीवर दोनों पे एक बफर होता है, ठीक है, सेंड बफर और रिसीव बफर। एप्लीकेशन ए ने कुछ मैसेज भेजा, एप्लीकेशन ए ने कुछ मैसेज भेजा और वो आया उसके सेंड बफर में, ठीक है। जब वो सेंड बफर में आया उसके बाद जो मैसेज है वो ट्रांसफर होना शुरू हुआ रिसीव बफर के पास। अब सपोज रिसीवर जो बफर है उसकी टोटल क्वांटिटी है 5 बाइट्स, मतलब 5 बाइट्स का डेटा वो स्टोर कर सकता है। अब जो डेटा जो सेंडर ने भेजा, सपोज उसकी जो वैल्यू है दैट इज ओनली ऑफ 2 बाइट्स। तो अब जो रिसीवर बफर हुआ आपका, इफ दिस इज योर रिसीवर बफर, ठीक है, ये आपका रिसीवर बफर है, सो इसमें आउट ऑफ 5 बाइट्स 2 बाइट्स का डेटा जो है वो स्टोर हो गया, ठीक है। वो कब सेंड होगा, रिसीवर बफर का डेटा तब तक सेंड नहीं होगा जब तक एप्लीकेशन जो है वो रेडी ना हो जाए मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए। तब तक जो रिसीवर है वो उसे अपने बफर में स्टोर करता है सारे डेटा को। तो कितना फ्री हुआ स्पेस, जो स्पेस फ्री हुआ वो हो गया 3 बाइट्स का, यस और नो? 5 बाइट्स माइनस 2 बाइट्स दैट इज 3 बाइट्स। सो ये जो 3 बाइट्स आया ये आपका रिसीवर विंडो हो गया, ठीक है। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको जब हमने फ्लो कंट्रोल पढ़ा था तो रिसीवर विंडो का कंसेप्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। सो रिसीवर विंडो बेसिकली क्या हुआ, रिसीवर विंडो हो गया आपका जो आपका अमाउंट, जो आपकी स्पेस बच गई है आफ्टर टेकिंग द डेटा इन द बफर, आफ्टर स्टोरिंग द डेटा इन द बफर, उसके बाद जो स्पेस बच गई है वो होती है रिसीवर की विंडो। रिसीवर विंडो मतलब कि उतनी स्पेस वो एक्वायर कर, उतना स्पेस उसके पास खाली है, इतनी स्पेस वो उसके अभी स्पेयर है, इसमें आप जो अगर डेटा भेज सको तो भेज दो। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें, जो आपका जो टीसीपी है वो स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडो का यूज करता है, ठीक है। सो आप ये सोचोगे कि जो हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा था तो उसमें हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था गो बैक एंड और एक पढ़ा था सिलेक्टिव रिपीट, वो भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स ही थे। तो उनकी इसकी जो टीसीपी का स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उनके बीच में डिफरेंसेस क्या और सिमिलैरिटीज क्या है। सो पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज क्या है। तो जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है टीसीपी का, वो गो बैक एंड प्रोटोकॉल की तरह नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स का यूज नहीं करता, ठीक है। गो बैक एंड भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता था, टीसीपी भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता। एंड सिलेक्टिव रिपीट जो था वो भी आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को तब तक रखता था जब तक कि मिसिंग वंस अराइव ना हो जाए। सिमिलरली टीसीपी भी अगर कोई आउट ऑफ सेगमेंट पैकेट आया है उसे वो तब तक रखता है जब तक कि सारे जो पैकेट है वो एक ऑर्डर में ना आ जाए। जो सिमिलैरिटी हो गई कि गो बैक एंड जैसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता था, वैसे ही स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल जो है टीसीपी का वो भी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं करता। जैसे सिलेक्टिव रिपीट जो था वो आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को सेंड नहीं करता था, मिसिंग वालों का वेट करता था, वैसे ही स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल टीसीपी का जो है वो भी वेट करता है जब तक कि सारे मिसिंग सेगमेंट्स आ नहीं जाते। ये तो सिमिलैरिटीज हो गई। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है कि जो स्लाइडिंग विंडो टीसीपी का है वो बाइट ओरिएंटेड है, ठीक है, बाइट्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल हो रहा है। लेकिन जो आपका डेटा लिंक लेयर था वो फ्रेम ओरिएंटेड था, फ्रेम्स ट्रांसफर हो रहे थे। और जो आपकी विंडो साइज है, आपको ध्यान होगा कि हम जो विंडो साइज की बात करते थे या तो वो 1 होती थी या फिर वो n होती थी, ठीक है, जैसे गो बैक n में वो n हो गई। बट यहाँ पे क्या है, जो आपकी विंडो साइज है वो वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो डेटा लिंक लेयर में या तो 1 हुई या फिर ये जो वैल्यू है वो मतलब फिक्स होती थी विंडो की साइज। बट यहाँ पे टीसीपी की जो विंडो साइज है वो वेरिएबल है, वो बढ़ती रहेगी कम होती रहेगी, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है दोनों प्रोटोकॉल्स का और ये सिमिलैरिटी है दोनों प्रोटोकॉल्स के बीच में, क्या ये चीज। हो सकता है ये आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपसे कुछ भी थ्योरी में पूछ लें कि क्या डिफरेंस है क्या सिमिलरिटी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ठीक है।
सो जो विंडो साइज होता है वो होता है मिनिमम ऑफ द टू। एक तो आपकी हो गई रिसीवर विंडो और एक होता है CWND। CWND होती है आपकी कंजेशन विंडो। अभी जब हम कंजेशन कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कंजेशन विंडो क्या होती है। सो इन दोनों में से जो भी स्मॉल होगा, जो वैल्यू स्मॉल होगी वो हो जाएगी आपकी विंडो की साइज। अभी क्वेश्चन है आपके लिए, उसमें बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिसीवर विंडो फॉर होस्ट ए इफ द रिसीवर host B has a buffer size of 5000 bytes and 1000 bytes of received and unprocessed data। मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि रिसीवर विंडो का साइज क्या होगा, रिसीवर बफर की साइज दी हुई है और डेटा की साइज दी हुई है। बताओ मुझे क्या होगा रिसीवर विंडो का साइज। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं वो आपसे। उन्होंने आपको दिया हुआ है कि जो आपका बफर है, ये आपका एक ए है, यहाँ पे ए है और ये आपका बी है। तो ए ने मैसेज भेजा बी को, ठीक है, ए ने मैसेज भेजा बी को। अब क्या पूछ रहे हैं वो आपको, वो करेक्ट, गुड। तो आपकी रिसीवर विंडो होगी उसका साइज क्या होगा, ठीक है। सो जो आपका रिसीवर बफर है, अगर ये आपका बफर है, इसमें आपकी इसकी टोटल वैल्यू है 5000 बाइट्स की, और जो आपका डेटा है इसमें 1000 बाइट्स का डेटा जो है वो प्रेजेंट है। तो पूछते कि रिसीवर विंडो का साइज कितना होगा। तो ये आपकी रिसीवर विंडो हो गई, दिस इज योर रिसीवर विंडो। इसका साइज क्या हो गया, 5000 माइनस 1000, दैट इज योर 4000 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखो आप, तो ये सोल्यूशन में दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ रिसीवर विंडो इज 5000 माइनस 1000, दैट इज 4000। व्हाई? बिकॉज अभी आपको बताया कि होस्ट बी जो है वो रिसीव कर सकता है सिर्फ 4000 बाइट्स ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि टोटल उसका साइज है 5000 बाइट्स का, और 5000 बाइट्स उसमें 1000 बाइट्स ऑलरेडी स्टोर है डेटा। रिमेनिंग जो हो गया वो उसका रिसीवर विंडो हो गया। मतलब कि इतना इतना स्पेस मेरे पास है, तो इतना स्पेस का मैं डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई डेटा आया तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नाउ ऐसा आपका मतलब बेसिकली ये फ्लो कंट्रोल में। अभी हम आगे जब एरर कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसके आगे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखोगे कि क्या क्या, अगर आपका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए और आपका सेगमेंट लॉस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। बट उसको हम एरर कंट्रोल में ऐड कर देंगे। तो जो आपका एरर कंट्रोल है बेसिकली वो यूज होता है रिलायबिलिटी के लिए। जब हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है तो हम एरर कंट्रोल का यूज करते हैं। Error control includes mechanism for detecting corrupted segments, lost segments, out of order segments, and duplicated segments. Error control also includes a mechanism for correcting the errors even after they are detected. The detection and correction जो है वो 3 simple tools की help से होता है। पहला है checksum, दूसरा है acknowledgement और तीसरा है time out. So checksum आपने already पढ़ रखा है ना, checksum explain नहीं करी क्योंकि checksum हमने पढ़ रखा है। Now we will see acknowledgement and time out. So acknowledgement क्यों, basically TCP uses acknowledgements to confirm the receipt of data segments, कि जो भी segment उसे मिले हैं उनको confirm करने के लिए कि मिल गए कि नहीं, हम acknowledgements का use करते हैं। Control segments that carry no data but consume a sequence number are also acknowledged। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आपका ये वाला, इस वाले segment में आप समझ सकते हो, control इस वाले segment की बात हो रही है, जैसे आपका था SYN plus acknowledgement। इसमें क्या था, कोई डेटा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम किया था और इसका भी हमने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा था। यस और नो?
सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट वाला बोलो, चाहे आप वो बोलो फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट बोलो, हमने इन सारे सेगमेंट्स का भी एक वो भेजा था, एक्नॉलेजमेंट. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, एक्नॉलेजमेंट अगर खाली एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो, इफ यू आर ओनली सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट, तो ना ही आप कंज्यूम करोगे सीक्वेंस नंबर और ना ही आप उसे एक्नॉलेज करोगे. लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट के साथ आप कुछ और भी भेज रहे हो, जैसे सिन भेज दिया या फिन भेज दिया, तो उसमें आप सीक्वेंस नंबर भी कंज्यूम करोगे और उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजोगे. बात क्लियर है? दोनों की चीज, दोनों केसेस क्लियर है? अगर सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो, तो ना ही सीक्वेंस नंबर कंज्यूम होगा और ना ही एक्नॉलेज किया जाएगा उन्हें. अगर एक्नॉलेजमेंट के संग कुछ और भी भेजा, तो दोनों चीजें होंगी, कंज्यूम करेगा सीक्वेंस नंबर भी और उसका एक्नॉलेजमेंट भी भेजना पड़ेगा. ओके, सो उसके बाद क्या आया? रीट्रांसमिशन. तो रीट्रांसमिशन कब होता है? कब आपका कोई सेगमेंट अगर लॉस्ट हो जाए या डिले हो जाए या करप्ट हो जाए, तो हम रीट्रांसमिशन का यूज करते हैं. रीट्रांसमिशन जो है वो दो ओकेजन्स पे यूज करते हैं. सबसे पहले तो कोई टाइमर जो था, रीट्रांसमिशन टाइमर जो था वो एक्सपायर हो गया. ये वाला कंसेप्ट आपने उसमें भी देखा था डेटा लिंक लेयर में, कि जैसे ही टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने कुछ पैकेट भेजा, यहाँ से टाइम आउट टाइमर स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इफ दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट टाइमर, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ से वो दोबारा से वही सेम एक्स पैकेट को, एक्स फ्रेम को दोबारा भेज देता है. यस और नो? ये था टाइम आउट टाइमर की वर्किंग. और सेकंड ओकेजन क्या है टीसीपी के केस में, कि अगर तीन डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ जाए, ठीक है, मतलब कि क्या, जैसे सपोज दिस इज योर सेंडर एंड दिस इज योर रिसीवर, ठीक है, यहाँ से जो उसने भेजा, यहाँ से उसने भेजा एक सीक्वेंस नंबर था 100, इसका एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? 101. फिर एक सीक्वेंस नंबर गया, दैट इज 300, ठीक है, ये लॉस्ट हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? वो क्या, अब सेंटर के सेंडर ने भेज दिया 300. सेंडर जो है वो क्या एक्नॉलेजमेंट रिसीव एक्सपेक्ट करेगा? सेंडर के अकॉर्डिंग 100 भी सेंड हो गया, 300 भी सेंड हो गया. तो सेगमेंट जो सेंडर है वो कौन सा एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करेगा, कि रिसीवर कौन सा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा मुझे? 301, करेक्ट. अब रिसीवर ने क्या किया? रिसीवर को क्या मिला? सिर्फ 100, तो रिसीवर ने भेजा 101. फिर थोड़े टाइम बाद रिसीवर ने फिर भेजा 101. मतलब अब क्या हुआ? उसको यहाँ पे 300 भेजा उसने, फिर उसको 101 रिसीव हुआ, उसने फिर एक और भेज दिया, दैट इज योर 500. लेकिन रिसीवर ने 500 का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, रिसीवर ने फिर भेजा सिर्फ और सिर्फ 101. उसके बाद उसने एक और पैकेट भेजा जिसका उसने भेजा 700. लेकिन रिसीवर ने फिर 101 ही सेंड किया. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली. सपोज ये सेंडर है, आपका रिसीवर है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके टाइमलाइन शुरू हो गए. सेंडर ने पैकेट भेजा 100, सेगमेंट नंबर था 100. सेंडर एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिसीवर भेजेगा 101. अब क्या हुआ? सेंडर ने फिर भेजा 200. 200 वाला जो सेगमेंट है वो हो गया लॉस्ट. अब यहाँ पे इसने भेजा, यहाँ पे यहाँ से इसका आया एक्नॉलेजमेंट 101, ठीक है. अब सेंडर सोच रहा है कि ठीक है 201 का भी भेज देगा. सेंडर ने फिर उसे भेज दिया 300. 300 उसके पास चला गया है, ठीक है, लेकिन वो अभी क्या भेजेगा? वो फिर से भेजेगा 101, एक्नॉलेजमेंट 101, ठीक है. फिर सेंडर ने दोबारा उसे एक भेज दिया 400 का, लेकिन स्टिल वो भेजेगा क्या? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 101. इसका मतलब फिर अब जब 3 एक्नॉलेजमेंट आ गए, 1, 2 एंड 3, एक्नॉलेजमेंट के बाद सेंडर ये समझ जाएगा कि सिर्फ 100 तक वाला ही सेंड हुआ है, 200 वाला सेंड नहीं हुआ है. सो व्हाट ही विल डू, ही विल सेंड द सेगमेंट अगेन विद 200. अब जो रिसीवर है वो पता है कौन सा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा? बताओ कौन सा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा रिसीवर? अब रिसीवर बताओ कौन सा एक्नॉलेजमेंट भेजेगा आपके अकॉर्डिंग? क्या लग रहा है कौन सा भेजेगा? नहीं, उसके पास 200 चला गया, उसके पास 300 ऑलरेडी है, उसके पास 400 ऑलरेडी है, वो भेजेगा 401. ऐसे भेजेगा. अभी देखो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज. तो ये जो नॉर्मल ऑपरेशन हुआ, कैसे, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड.
सीक्वेंस नंबर था 1201, ठीक है, सीक्वेंस नंबर था 1201। ओके ओके ठीक है। अभी आपके नॉर्मल अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप देख लो कि सीक्वेंस था 1201 से 1400, एक्नॉलेजमेंट था 4001। तो सर्वर ने उसे सीक्वेंस भेजा 4001 से 5000 और एक्नॉलेजमेंट भेजा 1401 का। एक्नॉलेजमेंट 1401 क्योंकि 1400 तक उसे डेटा सेंड हो चुका है। तो यहाँ से अब सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ट्रैवल हो रहा है, दैट इज 5001, क्योंकि 5000 जो है डेटा सीक्वेंस का लास्ट नंबर था। फिर यहाँ से दोबारा से सीक्वेंस ट्रैवल हुआ, यहाँ पर भी सीक्वेंस ट्रैवल हुआ, और दोनों अब यहाँ से देखो 6000 तक की वैल्यू स्टोर हुई और यहाँ से 7000 तक की वैल्यू गई, बट एक्नॉलेजमेंट जो आए वो आए 7001 के। आप इसको समझ सकते हो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। दिस इज क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट जो था वो आपका टीसीपी में अलाउड है। सो इसीलिए यहाँ पे उसने दो पैकेट्स, दो सेगमेंट्स का एक्नॉलेजमेंट एक साथ भेज दिया। क्या ये चीज, ये वाला नॉर्मल ऑपरेशन क्लियर हो गया? क्लियर है? वाली इमेज क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ, नॉर्मल ऑपरेशन के बाद आपका हुआ लॉस सेगमेंट। तो यहाँ पे आप देखो अगर कि सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव, अब यहाँ पे रिसीवर बफर भी साथ में चल रहा है, ठीक है। सेगमेंट 1 जैसे ही सेंड हुआ उसने उसको यहाँ स्टोर कर लिया, सेगमेंट 2 जैसे स्टार्ट हुआ उसने उसको भी स्टोर कर लिया और एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। सीक्वेंस नंबर 701 से 800 तक का जो है वो लॉस्ट हो गया, और सीक्वेंस नंबर 801 से 900 तक का सेंड हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं ये बताई थी आपको कि रिसीवर बफर में ना यहाँ वो गैप रखता है, तो क्योंकि उसे ये वाला बीच वाला तो मिला नहीं, उसको नेक्स्ट वाला मिल गया। तो अगेन ही विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 701 दैट आई एम एक्सपेक्टिंग 701। और यहाँ पे जैसी हर सेगमेंट को भेजते ही उसका टाइम आउट टाइमर स्टार्ट होता है, रिट्रांसमिशन टाइमर। तो जैसे यहाँ पे टाइमर टाइम आउट हुआ, सो व्हाट विल हैपन, इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ नहीं, इस 801 एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ नहीं। सो व्हाट सेंडर विल डू, ही विल अगेन सेंड दिस होल पैकेट, ये पैकेट से दोबारा सेंड कर दिया, और यहाँ से फिर ये वाला पैकेट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्टोर हो गया। सो टीसीपी है अपने रिसीवर को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर डेटा ही सेंड करता है, आउट ऑफ ऑर्डर कुछ भी सेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका लॉस सेगमेंट। उसके बाद है फास्ट रीट्रांसमिशन। फास्ट रीट्रांसमिशन मतलब सेम है कि यहाँ पे उसने भेजा ये वाला 101 से 200, 201 से 300, 301 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, दोनों रिसीवर बफर में स्टोर हो गए। 301 से 400 जो है वो लॉस्ट हो गया। 401 से 500 भेजा गया, एक्नॉलेजमेंट अगेन 301 का, बट ये वाला पैकेट स्टोर हो गया, ये वाला सेगमेंट आपके बफर में स्टोर हो गया, ये वाला भी बफर में स्टोर हो गया, ये वाला भी बफर में स्टोर हो गया। और ये अभी तक क्या भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 301 की मुझे 301 एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना है, और तीन एक्नॉलेजमेंट सेव हो सेंड हो गए, इसका मतलब कि अब रीट्रांसमिशन कर देना चाहिए। सो व्हाट ही विल डू, ही विल अगेन रीट्रांसमिट दिस पैकेट, और फिर सारे के सारे ऑर्डर्स में ट्रांसमिट हो जाएंगे। फिर है लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा, 501 भेज दिया, 601 भेज दिया, 7 भेज दिया, 8 भेज दिया, अगर ये लॉस्ट भी हो गया तो नो वरीज, वो क्या करेगा, वो 901 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इसका मतलब कि सारे के सारे उसने एक्सेप्ट कर दिए हैं, सारे के सारे उस तक रिसीव हो गए हैं। दिस इज व्हाट इज क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ये बेसिकली आपका फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल है, ठीक है। जो आपका बच रहा है दैट इज योर कंजेशन कंट्रोल। सो वो हम करेंगे मंडे को, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं। सो अब सारी वीडियोस अपलोड हो गई, सो डू ट्राई टू सी द वीडियोस। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी आज, ठीक है, आपके फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल सब के लिए। एंड इसकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बट हाँ थ्योरी से आ सकती है, तो इसका आपको देखना है। और इसके क्वेश्चंस भी हैं, आप क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हो, इसमें आप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। और
मंडे को आपको फ्लो आपका कंजेशन कंट्रोल और एससीटीपी दोनों ही हम पढ़ लेंगे. सो उसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा वो है एप्लीकेशन लेयर. ठीक है. So that's it for today. Thank you everyone.